आज है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और एक्शन भरपूर रहने की तैयारी में 3 दिनों की शानदार तेजी के बाद आज है सुस्ती के संकेत। तो किन लेवल्स पर मिलेगा सपोर्ट और किन लेवल्स पर आएगी रुकावट और कहां होगी एक्सपायरी, रहेगा आज का यही फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे कि इस सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी कैसे होती के बाद जो थोड़े थमने के संकेत आए हैं वहां से बाजार की चाल कैसी रहेगी। तो बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से मिले जुले उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल जैसा हम सोचे थे। 25-50 पॉइंट की मजबूती के साथ डाउ फ्यूचर्स बंद होते हुए, डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखे थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त। कमोबेश वैसा ही ट्रेडिंग सेशन रहा है। अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव भरा, लेकिन फाइनली हरे निशान में समाप्ति और डाउ फ्यूचर्स भी सुस्ती के संकेत दे रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आती हुई भारतीय एयरटेल अनुमान के मुताबिक रहे हैं नतीजे। स्टॉक अच्छे एक्शन में रहा है। आज फिर से देखेंगे निफ्टी की 3 कंपनियां आज नतीजे पेश करेगी, जिसमें सबसे ज्यादा नजर रहेगी एसबीआई के नतीजों पर और इससे समझ में आएगा कि सरकारी बैंकों के नतीजों के लिए और आगे का आउटलुक क्या निकल कर आता है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी और इसके अलावा 6 और कंपनियां आज ऐसी है वायदा कारोबार की जो अपने नतीजे पेश करेगी और कैश मार्केट के स्टॉक्स की तरह लंबी लिस्ट है। यानी कि आज आपको नतीजों के लिहाज से पूरे दिन भर जबरदस्त एक्शन रहने वाला है। लेकिन एक और जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, एलआईसी का आईपीओ इस साल लाने की तैयारी है सरकार की और लगातार सरकार की तरफ से ऐलान होते दिख रहे हैं। अब इस आईपीओ आने के पहले शेयर मार्केट में नए अकाउंट की बहार आ सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं और साथ ही इसका फायदा कई लिस्टेड कंपनियों को होने वाला। क्यों और कैसे, इस हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर भी हम थोड़ी देर में आपके सामने लेकर आएंगे डिटेल्स। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर करी है सर उन्होंने कि मौका दे रहे हैं सबको पार्टिसिपेट करने का और ऑफ कोर्स इतना बड़ा इशू है तो उसका फिर इम्पैक्ट आप पूरे बाजार पर भी आते हुए देख सकते हैं। पर सर कल ये जो ग्लोबल एक्शन में थोड़ा पॉज लगा है, ऐसा पॉज लगा है कि वो जो रेडिट वाले शेयर्स थे उसमें भी 2-3% का ही मूवमेंट हुआ है। इन शेयर्स में भी जहां पर 60-50% का मूवमेंट देख रहे हैं वहां पर भी कल कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा मतलब ये कहना चाहिए कि तेज दौड़ लगाने के बाद वो ब्रेक वाला मामला है। मतलब आप लंबी मैराथन पारी खेल रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा ड्रिंक्स इंटरवेल या फिर यूं कह लें कि बीच में आकर 2 ओवर के बीच वाली जो बात है, तो ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े ट्रेंड में आप देखेंगे तो ऐसे पोज आते रहेंगे और अच्छा भी है। हमारे यहाँ भी 3 दिनों से बाजार काफी तेजी से भागे। बाकी तो दीप कोई दिक्कत नहीं थी कि आपको जो संकेत अच्छे ही है, लेकिन बात यह है कि आज हमारे यहाँ एक्शन भरपूर रहने वाला है क्योंकि आज हफ्ते की एक्सपायरी है और ये इस महीने की पहली एक्सपायरी भी है, तो एक्शन यहाँ भरपूर रहेगा और इस हफ्ते में एक्शन पूरा रहा है। आमतौर पर हफ्ते के 4 दिन अगर आपको एक्शन दिखे तो वीकली एक्सपायरी के दिन आप शांत ट्रेड नहीं कर सकते। शांत ट्रेड करना मुश्किल होता है। तो एक एक्शन जरूर मिलेगा आपको नीचे का, एक एक्शन मिलेगा ऊपर का। अच्छा, दोनों एक्शन मिलने चाहिए और दोनों एक्शन में फिर आपको फायदा उठाना है कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर। और अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना नहीं जानते तो फिर सिंपल है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें। जब भी गिरावट आए तब खरीदना है। अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते तब तो कहना ही क्या। देखिए धीमे धीमे एसजीएक्स निफ्टी ऊपर आता हुआ दिख रहा है, तो आपको एक्शन पूरा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और उस एक्शन का फायदा उठाकर आपको ट्रेड करना है। आज बढ़िया दिन होगा ट्रेड करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और दोनों तरफ होगा और ज्यादातर बायस पॉजिटिव साइड पर। पहले सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर लेने का एक अच्छा मौका मिलेगा, उसको छोड़ना नहीं। मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट हाफ में मिल जाए तो बेहतर है। फर्स्ट हाफ में नहीं मिला तो फिर सेकंड हाफ देखेंगे क्या कुछ होता है। सर सिर्फ एक्सपायरी के लिहाज से अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो क्या आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है आज के बाजार में? बाकी अगर क्यूज वैसे हैं? हाँ, बिल्कुल होती है। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो अप्रोच क्लियर कट है ना, बिल्कुल 100% ऊपर की तरफ ही होती। अच्छा, 100% बाय ऑन डिप्स। हाँ, फिर तो सुस्त शुरुआत, कमजोर शुरुआत लेना ही है। अच्छा, हाँ, मतलब वो अब भी है लेकिन फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं के जिस तरह की तेजी जो चल रही है उसमें हमें ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं होने चाहिए जी, उतना काफी है। एग्जैक्टली। अगर ग्लोबल मार्केट शांत है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी हम हमारा काम कर लेंगे। ओके। लेकिन एक्सपायरी चूंकि है तो एक्सपायरी और 3 दिनों में आपको अच्छी तेजी बनी है। आप देखें ना निचले लेवल से निफ्टी करीबन 1200 पॉइंट बढ़ गया है। 1200 पॉइंट बढ़ गया है निफ्टी, तो नेचुरली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए। और आप बड़े लेवल के पास हैं, जो 15,000 का निफ्टी पर है, 35,000 बैंक निफ्टी पर है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। उससे कुछ हो, बस उतना ही। और एक्सपायरी नहीं होता तब तो फिर आप सोचते भी नहीं कि चलिए जाने दिए, नॉन स्टॉप वन साइडेड भागो। चलो ये ठीक है। बैंक निफ्टी अभी भी लीडरशिप में है? नहीं, कल बैंक निफ्टी ने अपनी लीडरशिप खोने के संकेत दिए हैं। एक्चुअली बैंक निफ्टी ज्यादा भाग चुका है, लगभग 5,000 पॉइंट। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से
निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग बराबर चलनी चाहिए, कोई बहुत खास फर्क नहीं। जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी कि निफ्टी आधा % बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी 1.5% बढ़ रहा है, वो खत्म हो जाएगी। अब निफ्टी आधा % बढ़ रहा है तो हो सकता है बैंक निफ्टी 0.5% बढ़ जाए, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। तो वो आउट परफॉर्मेंस अब निकल गई। और उसकी रीजन एक और भी है दीप के आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ चुके हैं। अब अगर बैंक निफ्टी को लीडरशिप चाहिए तो आज एसबीआई डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी आगे लीडर हो सकता है या नहीं। तो अगर एसबीआई के नतीजे अच्छे आए तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप है, मतलब खराब आए तब भी लीडरशिप है नीचे की तरफ, लेकिन एसबीआई के रिजल्ट से डिसाइड होगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से निफ्टी और बैंक निफ्टी अब बैलेंस्ड हो गए। अच्छा सर, एक और सवाल था, कल ये जो एक्शन हुआ ये काफी रेयरली हम देखते हैं कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों एक साथ रिकॉर्ड हाई बनाए। इवन लास्ट ईयर जब इस समय या इससे थोड़ा पहले तेजी चल रही थी तब भी तीनों साथ में रिकॉर्ड हाई नहीं बना रहे थे। तो कल ये जो एक कैचअप हुआ है, अब इससे कुछ समझना चाहिए या फिर ऐसे ये ताकत दिखाता है बाजार की और मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है। कल मैं आपको कह रहा था कि आमतौर पर ऐसा कि तेजी की सुनामी, तो सुनामी इज डिस्ट्रक्टिव वर्ड है ना। तो किसी ने मुझे बोला भी कि इसकी जगह आप छप्पर फाड़ तेजी बोल सकते हैं। किसी ने ट्विटर पे मुझे मैसेज भेजा कि इसका सही शब्द, और वो मुझे अच्छा भी लगा, छप्पर फाड़। लेकिन छप्पर फाड़ बहुत छोटा है सुनामी के सामने। मतलब वो इंटेंसिटी नहीं फील इंटेंसिटी फील नहीं होती। फिर भी इससे बेटर मिलेगा तो वो यूज करेंगे। फिलहाल छप्पर फाड़ तेजी है। तो ये छप्पर फाड़ तेजी है दीप, और इसमें इसलिए आपको दो चीजें बहुत साफ दिख रही है। एक, बाजार बजट के पहले हल्के थे, और पहले दिन तो बजट के दिन तो लोगों को ईमानदारी से समझ में नहीं आता कि तेजी करनी कि नहीं करनी। जिसने कर ली अंदाज से, कुछ लोग होते हैं जो समझ पाते हैं जी, वो एक अलग चीज है। और बाकी रहा सवाल दूसरे दिन का, वो फॉलो बाइंग और शॉर्ट कवरिंग थी। तीसरे दिन ये आपको लॉन्ग टर्म बाइंग दिख रही है, जो लोग वाकई में आगे चलते हुए। और आपको याद है मैं कह भी रहा था कि बजट के बाद जितने अच्छे लोगों से बात हुई, सबका ये कहना था कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इस क्वार्टर के आ रहे हैं, जो 7-8 सालों में सबसे बढ़िया तिमाही दिख रही है, और ये एक तिमाही की बात नहीं है, ये आगे रहेगी। और अगली 1 या 2 तिमाही आपको ऐसी बढ़िया परफॉर्मेंस दिख जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार की कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में जो नतीजों में सबसे बढ़िया चीज़ दिख रही है, वो ये नहीं कि बहुत रेवेन्यू या आय या टॉप लाइन बढ़कर आ रही है, वहां उतना कुछ मजा नहीं है। लेकिन जो मजा है वो बैलेंस शीट में नीचे है, बॉटम लाइन प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट इसलिए बढ़कर आ रहा है दीप की कोरोना काल में कंपनियों ने कॉस्ट बचाना सीख लिया जी। अब सवाल ये भी हो सकता है कि भाई मार्च अप्रैल के बाद तो हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे, सबके वैक्सीन लग जाएगी, सब कुछ ठीक है, उसके बाद क्या, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है जो आपने मार्जिन सुधारे हैं, जो कॉस्ट बचाई है, थोड़ी बहुत बढ़ जाए वापस। लेकिन पुराने लेवल के मार्जिन पे आप वापस पहुंच जाएंगे, इसकी संभावना कम है। यानी आपके मार्जिन बेहतर रहेंगे ही, मार्जिन बेहतर, कमाई बेहतर, और पी मल्टीपल की री रेटिंग, ये 3 चीजें ऐसी है जो बाजारों को मजबूत रखेगी फंडामेंटली। और यही बाजार आगे डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2022 नहीं, थोड़े दिनों बाद वित्त वर्ष 2023 की कमाई पर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे। और वैसे भी ट्रेंड यही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी, जो कंपनियों की कमाई है वो भी घटती है तो भी 3-4 साल के लिए घटती है, और बढ़ती है तब भी 3-4 साल के लिए बढ़ती है। और वो ट्रेंड, उसके शुरुआती संकेत आ गए हैं इस तिमाही में, और इसलिए बाजार आपको आगे भी मजबूत दिख सकता है। ये भी समझना जरूरी है जो बाजार ट्रैक कर रहे हैं। टेक्निकल तो ठीक है, बट ओवर अ लॉन्गर टर्म ये बात समझना बाजार के लिए जरूरी है। ठीक है सर, तो अब फिर बताएं आज का एक्शन कैसे समझे, ग्लोबल क्यूज और बाकी कल और आज के संकेतों में कुछ भी बदलाव नहीं, सेम, लगातार तीसरे दिन सेम संकेत है। ग्लोबल पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव ही मान रहा हूं, मेरे लिए पॉजिटिव ही है। खराब नहीं होना ही पॉजिटिव है, ठीक है। एफआईज पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट ट्रेंड पॉजिटिव, कोई बदलाव नहीं। आज 2-2 रेंज दे रहा हूं दीप। 14,650, 14,725 निफ्टी पर तुरंत ही ये सपोर्ट के तौर पर है। इसके नीचे जाने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक और रेंज आपके हाथ में रहनी चाहिए, वो है 14,525, 14,575 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। एक्सपायरी के लिहाज से 2 रेंज रखना डेफिनेटली जरूरी है। ऊपर 14,850, 14,900 की रेंज है जहां हल्की रुकावट है। इसके पार निकले तो 14,950, 15,000 ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एक बार इंतजार करना चाहिए थोड़ा नीचे आने का। ओके, ये करना चाहिए, ठीक है। दिन की रेंज बैंक निफ्टी की 34,050, 34,275, ये बड़ा सपोर्ट जोन है आज के लिए। और पहले तो 34,500 भी टूटना चाहिए। 34,500 पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बेसिकली एक चीज कहना चाहता हूँ कि कमजोरी का संकेत पहला आपको लेना है तो 34,500 के नीचे से लीजिए, और निफ्टी पर 14,700 के नीचे से आप सोचिए कि आप कमजोर है। जब तक 14,725
14,725 पहला सपोर्ट जोन है और 34,500 पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी पर। तो इस लिहाज से ये दोनों लेवल बड़े अहम है। इसके नीचे ही आपको सोचना है कि बाजार हल्के कमजोर है, यानी कि 50-60 पॉइंट जब तक निफ्टी गिर जाए तब तक तो आपको सोचना भी नहीं कि आप कमजोर है, और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट निकल जाए तब तक आपको सोचना भी नहीं कमजोर है, आप लाल निशान में। ये भी मत सोचो कि लाल में, दिमागी मतलब कमजोरी गिननी 34,500 के नीचे, कमजोरी गिननी 14,700 14,725 के नीचे, उससे पहले गिनना ही नहीं है, हल्का फुल्का है, ये छोटा मोटा 25-50 पॉइंट चलता रहेगा, ये वैसा वाला मामला है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए रेंज। इसके नीचे वैसे जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक रेंज 33,500 33,600 और लेवल थोड़े दूर के आ रहे हैं दीप, क्योंकि बीच में कोई लेवल्स मुझे ठीक से मिल नहीं रहे जी। जिस तरह से हजार पॉइंट की तेजी हो रही है, 3 दिनों में 4,500 700 पॉइंट 4,800 पॉइंट हम बढ़ चुके हैं बैंक निफ्टी पे, थोड़ी सी रेंज नीचे की है। ऊपर की रेंज 35,000 35,200 बैंक निफ्टी के लिए, और उसके ऊपर 35,400 35,500 तक की रेंज आपके लिए निकल कर आती है, जो प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। ठीक है सर, दिन की बात करें तो फिर आप किस तरह से एक्शन देख रहे हैं, कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे? 14,725 14,850 दिन की छोटी रेंज, 14,650 14,900 दिन की मीडियम रेंज, 14,575 14,950 दिन की बड़ी रेंज। ये 3 रेंज आप नोट करके चलिए। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 34,500 35,000 छोटी रेंज, 34,300 35,200 मीडियम रेंज, और 34,000 से लेकर 35,500 की ये बड़ी रेंज निकल कर आती है 1500 पॉइंट की, कमोबेश 500-700 पॉइंट दोनों तरफ। ओके, अंडरस्टूड सर। पोजीशंस फिर समझाएं किस तरह से आपने देखा है पोजीशंस को बदलते हुए? कुछ बदला ही नहीं है। लॉन्ग पोजीशन वही, इंडेक्स पर 71% के आसपास है, विक्स 2% बढ़ा है, कोई खास फर्क नहीं। पुट का रेशियो थोड़ा सा 6-7 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया है 1.46 पर, कोई फर्क नहीं। तो तीनों ही डेटा एकदम कंफर्टेबल है, कोई खास फर्क है नहीं। अब मैं आपको लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉसेस जो रखने वो बता दूं। अगर आप डे ट्रेडर हैं 14,700 का रख लीजिए। वैसे 14,640 एकदम सही स्टॉप लॉस है डे ट्रेडर्स के लिए भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिनको रिस्क कम रखनी है वो 14,700 का रखें, जो रिस्क ज़्यादा रख सकते हैं। और अगर आपके नीचे की लेवल की लॉन्ग्स हैं, जैसे कल किसी ने 14,575 पे बनाई, जहाँ पर हमने निफ्टी को पकड़ा कि यहीं से घूमने के लिए सही जगह है, अगर आपने अच्छे लेवल पे बनाई तो आप 14,575 का भी रख सकते हैं कल के लोज का। अदरवाइज 14,700 का रखें, 125 पॉइंट की रिस्क और क्यों लेनी, नीचे आ गया तो फिर से ले लेंगे, ठीक है ना। 14,640 क्लोजिंग बेसिस पर ये क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, यही होना चाहिए जी सर। बैंक निफ्टी पर अंदाज से 34,250 का स्टॉप, अंदाज से नहीं, ये स्टॉप लॉस बराबर है, सॉरी, ऊपर का अंदाज से 34,250। परसों आपको जो क्लोजिंग मिली थी वो 34,267 की मिली थी, उसके ठीक नीचे स्टॉप लॉस है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। ओके, शॉर्ट पोजीशन है तो 14,900 का स्टॉप लॉस रखिए। लाइफ टाइम हाई के पार निकल कर ट्रेड करना शुरू करें तो वहाँ स्टॉप लॉस रख लीजिए, और 35,000 बैंक निफ्टी पर आपका आखिरी स्टॉप लॉस होगा। तो बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अगर आप देखें जो ऊपरी स्तरों के स्टॉप लॉसेज हैं तो 35,000 का बड़ा लेवल आपको बैंक निफ्टी पर आते हुए दिखता है, और 14,900 ऑलमोस्ट 15,000 के करीब आप निफ्टी पर भी देख रहे हैं। तो ये तो बड़े लेवल्स हैं सर। दिन की अगर नई पोजीशंस बनानी है तो क्या करें? खरीदे निफ्टी आप 14,650 14,725 की रेंज में मिले तो बेस्ट है। आई डोंट नो उस रेंज में मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो छोड़ना नहीं है, और नहीं तो फिर आपको पता ही है कि स्टॉप लॉस आपको 14,700 का या 14,640 का लगाकर जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए। ऊपर की तरफ के जो आपके टारगेट्स बनेंगे 14,775 850 900 950 और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, ये सारे लेवल्स आपके लिए ऊपर की तरफ हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एक मौका लेना चाहिए उन्हें शॉर्ट करने का 14,950 15,000 की रेंज में, यहाँ बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं बेचना है, बेच भी सकते हैं। दोनों तरफ का ट्रेड अगर आप लेना जानते तो लीजिए। 15,050 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस जरूर रखें, आप ट्रेड तेजी का करें या मंदी का, स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मंदी के ट्रेड में तो जब आप तेजी का ट्रेंड है तो पक्का ही होना चाहिए। तो 15,050 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 14,900 14,875 14,800 ये 3 टारगेट रखिए नीचे की तरफ। ओके, ज्यादा लंबे नहीं दे रहा टारगेट, 3 ही छोटे टारगेट हैं, बस वहां रख लीजिए। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदे बैंक निफ्टी 34,000 34,300 के रेंज में, 34,500 के आसपास पहला लेवल है जहां से आपको मूड बनाना है खरीदने का। 34,300 पर तो लेना ही चाहिए, और 34,000 आए तो और ऐड करना चाहिए। ये बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय है। 33,900 का छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 34,500 34,575 650 34,750 34,900 और 35,000 ये सारे लेवल्स आपके लिए निकल कर आ रहे हैं बैंक निफ्टी पर। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल में दे नहीं रहा। क्यों?
पता नहीं दीप की कहीं ऐसा डेटा दिख नहीं रहा है जहां एकदम से मैं आपको शॉर्ट कॉल दे पाऊं, क्योंकि 35,000 हल्की रुकावट का लेवल है, लेकिन 35,000 यहाँ से बहुत नज़दीक है, 250 पॉइंट ही दूर है। उतना जल्दी मैं शॉर्ट करने की जल्दबाजी में नहीं हूँ। चाहे तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का मामला वहाँ बन सकता है, और अगर आप गैप से खुलकर 35,000 के ऊपर टिक गए तो फिर आपके लिए सीधा लेवल 35,500 के आसपास का बनता है शॉर्ट करने का। वो यहाँ से 700-800 पॉइंट दूर, 700-800 पॉइंट ऊपर का लेवल शॉर्ट के लिए देकर ज़्यादा मज़ा है नहीं। इसलिए मेरा ये सोचना है कि इस बार देखते हैं। कल भी इसलिए मैंने शॉर्ट नहीं दिया। अब आप देखिए, कल एक बार बैंक निफ्टी ने परसों झटका भी दिया, एक बार नीचे भी आया, कल भी नीचे आया। कई लोग बोलते हैं यार आपने तो बोला शॉर्ट नहीं करना है, तो शॉर्ट करके आप बना पाते पैसा पता नहीं, लेकिन लॉन्ग करके तो पक्का बना है। तो जब मार्केट अगर, और जो कल का झटका आया वो मुश्किल से कुछ मिनटों का था जी, राइट, उसमें आप कहाँ तो शॉर्ट कर लेते, कहाँ कवर कर लेते, करेक्ट, राइट, लेकर आपको फिर भी मौका मिला पूरे दिन पर जी। इसलिए क्या मैं ट्रेंड को डिस्टर्ब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ सकता, इससे ये मतलब नहीं निकाले कि ऊपर नीचे आए तो खरीदने के लिए लेवल आपको पता है कहाँ खरीदना है। जब बेचने का लेवल क्लियर कट ना हो तो क्यों हड़बड़ी करनी, जल्दबाजी करनी। फिर भी जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 35,500 के आसपास 35,500 के आसपास मौका देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो शॉर्ट करिए वहाँ। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए अहम लेवल्स नई पोजीशन के लिए। सर एक छोटा सा सवाल यहाँ पर बनकर आ रहा है, जिस तरह का ये एक्शन भी रहा है बाजार में, बैंक निफ्टी हमने देखा है कि हर 500 पॉइंट की रेंज में एक कंजेशन जोन में चला जाता है। अगर आप रिट्रेसमेंट भी ले जाएं, बजट के बाद गिरावट का जो रिट्रेसमेंट था उसके बाद भी जो नए हाई से फिर नए हाई और बनते रहे, 2000 पॉइंट्स में कंजेशन नहीं आया कहीं पर भी। अभी भी वो कंजेशन के संकेत नहीं दिख रहे हैं बैंक निफ्टी नहीं है, नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये क्या है दीप की, शॉर्ट्स बहुत है बैंक निफ्टी में। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में शॉर्ट ज़्यादा है, और इसीलिए बैंक निफ्टी ठंडा नहीं हो रहा। अभी आपको बताऊं मैं, आप बंद हुए हैं कल 34,758 पे, 34,500 तक ऑलरेडी बैंक निफ्टी में जो आज की एक्सपायरी के 30 लाख कॉल राइटर्स शॉर्ट है, और वो 250 पॉइंट तो ऊपर ऑलरेडी है। 30 लाख में से ऐसा नहीं सारे 34,500 वाले, 34 वाले भी हैं, 33,000 वाले भी, 33,500 वाले भी है, 32,000 वाले भी अभी तक कॉल राइटर्स खड़े हैं। अब इनका क्या होगा, इसलिए मुझे बहुत कंफर्ट है नीचे आने पर खरीदारी करने का। निफ्टी में इतने शॉर्ट्स नहीं है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स अभी भी भरपूर है। यूजुअली हम देखते हैं तेजी करने वाले ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं बाजार में, ये तो मंदी करने वाले ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कभी तो गिरेगा। ऑप्टिमिस्टिक से ज्यादा चांस लेने वाली बात है, चांस लेने वाली बात है। और चांस लेने वाली बात ये कि अब इससे ज्यादा क्या जाएगा। जब आप 30,000 पर के पहले अगर बैंक निफ्टी पर आप बजट में जा रहे हैं, 30,000 के आसपास जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं, अरे ठीक है ना 32,000 का कॉल भेज दो, क्या होता है, कौन सा 32,000 आ जा रहा है, वो बढ़ भी गया, अच्छा बजट आ गया तो कितना हो जाएगा जी। ये कॉमन टेंडेंसी है, हमारी भी हो सकती है सोच, ऐसा नहीं कि ये आम सोच है। एक्सेप्शन सब जगह हो सकता है, एक्सेप्शन इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ कल मैंने जब कहा कि आमतौर पर ऑप्शन बायर पैसा खोते हैं और ऑप्शन सेलर्स कमाते हैं, तो काफ़ी लोगों के अलग अलग तरह के ट्वीट आए, वो आम लोगों के लिए। एक्सेप्शन सब जगह है, कोई आदमी अगर करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ एक दिन में कमा रहा है तो वो भी रोज़ नहीं कमाते हैं, करेक्ट। और आमतौर पर ऑप्शन बायर 12 सीरीज में से 10 सीरीज में खोते हैं, 2 सीरीज में जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव कभी ऐसा आ जाता है तो बनता है। इस तरह का मूव अगर मुझे बताइए किसी को पता होता, ऑनेस्टली कि किसी को पता होता, या मार्केट को अपनी विजडम में पता होता, कलेक्टिव विजडम में, तो थोड़ी आप 30,000 की बैंक निफ्टी पर या 1000 पॉइंट निफ्टी टूट कर बजट में जाते हैं। ये तो मार्केट है, ये इस तरह के मूव हमेशा सरप्राइज आपको करेंगे ऊपर या नीचे की तरफ। सो पॉइंट सिंपल यही है कि आपको जो लोग शॉर्ट करके बैठे हों, इस नॉट नेसेसरी कि उनका व्यू बहुत खराब है, उनका व्यू ये नहीं कि बाजार के, उनका व्यू इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा। दोनों में फर्क है, एक तो ये कि नहीं बहुत बढ़ गया आप बेचना ही है, और एक ही इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा तो ये अभी जो लोग शॉर्ट हो रहे हैं कॉल राइटर्स, वो इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा वाले कैटेगरी में। उनको भी पता है मार्केट मजबूत है, उनको भी पता है शॉर्ट नहीं करना चाहिए, हाँ बढ़ेगा भी, लेकिन इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा। अब वो इससे ज्यादा बढ़ने वाली जो चीज है ना, बैंक निफ्टी लोगों को सरप्राइज कर रहा है, निफ्टी सरप्राइज कर रहा है, वहां पर कॉल राइटर्स ट्रैप हो रहे हैं। क्लियर पॉइंट है सर। चलिए, वायदा कारोबार सेल बना हुआ है बैंड में, फंड्स का डेटा समझाएं सर, कल किस तरह का एक्शन हुआ है यहाँ पर? खरीदारी अच्छी है, थोड़ा आंकड़ा छोटा हुआ है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। 2500 करोड़ की खरीदारी अपने आप में छोटी नहीं होती, बड़ी है। सामने वायदा कारोबार के डेटा बेहतर होकर आए, शॉर्ट कम किए उन्होंने,
कल आप देखिए तो 900 करोड़ के स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों बेचे थे। कल इंडेक्स में बिकवाली नहीं है, 68 करोड़ की छोटी सी बिकवाली है, छोटा है। 857 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, वो ठीक है, सामने 2500 करोड़ की खरीदारी के, तो ओवरऑल डेटा मजबूत है एफआईएस के। घरेलू फंड की बिकवाली का भी दबाव कम हुआ है, सिर्फ 400 करोड़ की ही बिकवाली की है, तो वहां पर भी डेटा खराब नहीं है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से डेटा काफी अच्छे हैं, फंड्स की तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए, फंड्स की तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। वायदा कारोबार सर? वायदा कारोबार में दीप देखिए, पहली चीज तो ये कि प्रीमियम घटी है अच्छी खासी फिर से, और निफ्टी की प्रीमियम घटकर रह गई 30 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी की प्रीमियम घटकर आ गई है 83 पॉइंट के आसपास। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वहाँ प्रीमियम में कमी आती दिख रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, इसका मतलब क्लियर कट है कि लॉन्ग पोजिशन थोड़ी सी बनती हुई दिखी है। पुट कॉल रेशियो भी इसी वजह से 1.46 पर आया है। अब आज जो आपके लिए अहम लेवल है वो है पहले 14,800 का। 14,800 के पुट पे 12 लाख शेयर जुड़े हैं, जबकि कल आप 14,800 के एकदम करीब बंद हुए हैं 14 लाख शेयरों का। तो इसका मतलब ये है कि कल जो पुट राइटर है जिसने 14,800 का पुट बेचा है, वो कॉन्फिडेंस के साथ गया है कि कोई दिक्कत नहीं, भले आखिरी मिनटों में थोड़ा 14,800 के नीचे आया भी है, लेकिन आज 14,800 के ऊपर रहना चाहिए। तो 14,800 मेक और ब्रेक लेवल है आपके ऊपर की तरफ, यहाँ से आपको मजबूती गिननी है। 14,700 के नीचे आपको कमजोरी गिननी है। और 14,700 क्यों मैं मजबूत सपोर्ट कर रहा हूँ दीप, 17 लाख शेयर पुट में कल ऐड हुए हैं, सिंगल एडिशन हाईएस्ट किसी ऑप्शन प्राइस पर है वो 14,700। तो 14,700, 14,725 अब आज आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा डे ट्रेडर्स के लिए, जहां 25 लाख शेयर हैं, और 14,800 एक तरह से निर्णायक लेवल। ऊपर में 14,900 हल्की रुकावट है, 15,000 पार नहीं होगा। आज मुश्किल है 15,000 के दर्शन करना, तैयारी हमारी है लेकिन मुश्किल लग रहा है डेटा के हिसाब से, क्योंकि 15,000 पर 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर जो ओपन इंटरेस्ट उससे डबल से ज्यादा है। ओके, मतलब कहीं भी 25 लाख का भी नहीं है, उसके सामने यहाँ 47 लाख का है। 47 लाख का कॉल राइटर जो 15,000 पे खड़ा है, वो 15,000 आसानी से पार नहीं करने देगा। बड़ा बैरियर पर, बड़ा बैरियर है 15,000, ये साफ दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी पर, 34,000 मजबूत सपोर्ट है, 11 लाख शेयर हाईएस्ट तो नहीं है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट जैसा ओपन इंटरेस्ट है 34,000 के पुट पर, वो आपके लिए बेस का काम करेगा। 35,000 के कॉल पर 11 लाख शेयर है, वो आपके लिए रुकावट का काम करेगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि पहले 34,000 टच करेगा या पहले 35,000 पार होगा, इसलिए नहीं कि 34,750 पर आप बंद हुए हैं, बल्कि इसलिए कि 35,000 पहले पार करेगा, क्योंकि 34,500 तक आपके 30 लाख शेयर कॉल राइटर्स रिस्क पर हैं। 35,000 पार करते 45 लाख शेयर कॉल राइटर्स रिस्क पर होंगे। तो कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरने नहीं देगी, और अगर गिरी तो वो गोल्डन चांस है आपके लिए वापस खरीदारी करने का। इंतजार करेंगे उसका। हाँ, तो तीन लेवल दिमाग में है, एक 34,500 के आसपास, एक 34,300 के आसपास, और तीसरा 34,000 के आसपास। अगर इन 3 लेवल्स में कहीं कहीं अगर मौका मिलता है एंट्री करने का तो जरूर करना चाहिए। अंडरस्टूड सर। चलिए, तो इंटरेस्टिंग सेशन है, पहली एक्सपायरी है इस सीरीज की, और बाजार का मूड माहौल तो बेहतर है, बट शायद थोड़ा आपको उतार चढ़ाव दिख सकता है। आइए आपको बताएं कौन से शेयर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स, ब्रोकरेज का एक्शन किधर है। वरुण, साथ ही कुशल और आशीष, हमारे देवांशी, माफ कीजिएगा, वरुण, देवांशी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स में तो नतीजे, काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें जिलेट, इकरा, टीटीके, हेल्थ केयर, तमाम लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा एमपीसी की बैठक का दूसरा दिन है, 5 फरवरी को 10 बजे जो ब्याज दरें हैं उस पर फैसला आएगा, तो आज दूसरा दिन है उसका, तो याद रखिए यहाँ पे भी नजर रखिएगा पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस पे। ब्लूफील्ड रीट का जो आईपीओ है उसका आज दूसरा दिन है, पहले दिन करीब 15% के आसपास ये भरा, तो कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज की एक्स डिविडेंड की एक्स डेट है। टीवीएस मोटर्स ₹2.10 का डिविडेंड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ₹1 का इंटरिम डिविडेंड, एक्साइड ₹2 का इंटरिम डिविडेंड, और इमामी ₹4 का इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ सब एडजस्टमेंट्स होंगे, तो याद रखना। नतीजे आए भारतीय एयरटेल के, काफ़ी सारे वन ऑफ से जिसके चलते नतीजे आपको अच्छे नजर आएंगे। 853 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 763 करोड़ का लॉस कंपनी ने किया था, लेकिन एबिटा मार्जिन देखिए बढ़ के आए हैं 45.9%, जो कि अनुमान के मुताबिक है। आरपूस 166 पे आए हैं, जो कि अनुमान से थोड़े बेटर है, 165 का अनुमान था। साथ ही साथ बोर्ड ने 7,500 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा कुछ कैश के काउंटर जहाँ पे नतीजे आए हैं, एस्ट्रल पॉली, इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन हैं, मार्जिन 21.4% है, जबकि 19% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 68 करोड़ से बढ़ के 124 करोड़ पे आया है, और कंपनी ने बोनस इशू का ऐलान किया 1:3। साथ ही साथ कंपनी का नाम जो है वो बदल गया है, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक से बदल के अब केवल एस्ट्रल पॉली रहने वाला है, तो याद रखिएगा।
बीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन्स बड़े हैं 21.7% से बढ़ के 33.6% और मुनाफा जो है उसमें 84% की बढ़ोतरी देखने मिली है। 85 रुपीज़ प्रति शेयर का इस कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। जेएमसी प्रोजेक्ट नतीजे कमज़ोर है, मार्जिन्स में गिरावट हुई, मुनाफा भी करीब 87% गिरा है। थर्मैक्स नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो मुनाफा है वो 2% गिरा है, मार्जिन 8% से बढ़ के 10.5% पे है, यानी कि ऑपरेशनल नंबर जो है वो इस कंपनी के फिर भी अच्छे हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज मुनाफे से घाटे में ये कंपनी आ चुकी है, 8 करोड़ का घाटा कंपनी ने किया है। आयनक्स लीजर, इस कंपनी ने भी घाटा किया है 102 करोड़ का। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर यानी कि Q2 में तो घाटा जो था 68 करोड़ का था, यानी कि जैसे जैसे सिनेमा हाउस खुल रहे हैं इनके तो घाटे और बढ़ते जा रहे हैं। रैमको सिस्टम मार्जिन बढ़े हैं 16.5% से बढ़ के 20.5%, मुनाफा 7% बढ़ा है। और अडानी ग्रीन नतीजे काफ़ी बेहतर है, घाटे से मुनाफे में ये कंपनी भी आई है। 128 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार करीब 41 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है, तो ये अच्छे नतीजे हैं। ओके, तो ढेरों नतीजे आपके लिए जहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। आइए देवांशी से भी बात करते हैं कुछ और नतीजे और खबरों वाले शेयर्स के बारे में। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर फोकस रहेगा। काफी शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए और शुगर कारोबार में काफी मजबूती थी और इसी के चलते आप देखिए जो आय है वो करीब 5% तक बढ़ती हुई दिखे, लेकिन इनका जो कामकाजी मुनाफा है उसमें 80% से ज्यादा की बढ़त है। मार्जिन यहाँ पे लगभग दुगने हुए हैं, 8% से बढ़कर 14.5% पर आते हुए दिखे और जो मुनाफा है वो भी दुगना होता हुआ दिखा है। 45 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ पर कंपनी का पैठ आता हुआ दिखा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोविजंस के चलते इस बार इनका जो इस बार घाटे में आती हुई दिख रही है। 279 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है 90 करोड़ से। साथ ही आप देखिए ब्याज से आय में करीब 1% की बढ़त होती हुई दिखी है। मार्जिन 11% से घटकर 9.7% पे आते हुए दिखे हैं, लेकिन असेट क्वालिटी में हल्का सा सुधार देखने मिला है। इस बार ग्रॉस एनपीएस 0.98% से घटकर 0.96% पे आते हुए दिखे हैं और बिना मॉरिटोरियम भी अगर आप देखें ग्रॉस एनपीएस 4.8% पर आते हुए दिखे और नेट एनपीएस 2.05% पे आते हुए दिखे। अनुमान से हल्के से कम बिना मॉरिटोरियम के ग्रॉस एनपीएस आते हुए दिखे। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे स्थिर नतीजे हैं, ब्याज से आय करीब 15% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन प्रोविजंस के चलते जो मुनाफा है उसमें 12% तक की गिरावट देखने मिली है। प्रोविजंस इस बार सालाना आधार पर करीब 1.5 गुना बढ़ते हुए दिखे हैं 289 करोड़ पर और साथ ही एसेट क्वालिटी में आप देखिए हल्का सा सुधार है। 3.44% से घटकर 2.94% पर ग्रॉस एनपीएस आए हैं और साथ ही नेट एनपीएस 1.81% से घटकर 1.47% पर आते हुए दिखे हैं। तो इन ऑल थोड़े से स्टेबल नंबर्स इस बार आते हुए दिखे हैं। बीएसई सीडीएसएल ये दोनों स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है कि आप देखिए देश में जो LIC का IPO आता हुआ दिखेगा, इसको काफी शानदार रिस्पॉन्स मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे उनको 10% तक का रिजर्वेशन मिलता हुआ दिख सकता है और इसी के चलते नए डीमैट अकाउंट खुलेंगे। अब देखिए LIC के करीब 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो नए अकाउंट्स खुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट्स खुल सकते हैं। हिंडाल्को पर नजर रहेगी। नोवेलिस के अच्छे नंबर्स आए हैं, जो आय है करीब 19% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में 65% का जंप है। कामकाजी मुनाफा भी इस बार करीब 46% तक बढ़ता हुआ दिखा और एबिटा प्रति टन 25% तक का जंप है। तो इसी के चलते आप आज हिंडाल्को पर नजर रखें। फ्यूचर ग्रुप पर आज फोकस होगा। सेबी ने किशोर बियानी पर 1 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग पर पाबंदी लगाई है, 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई है और साथ ही फ्यूचर रिसोर्सेज कंपनी और अनिल बियानी पर भी ये लागू होता हुआ दिखेगा। जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था 2017 में, इसी के चलते ये लागू किया है। इन्फीबीम एवेन्यूज जहां पे 11 फरवरी को नतीजों के साथ बोनस शेयर्स जारी करने पर बोर्ड की बैठक फैसला लेती हुई दिखेगी। और आखिर में हीरो मोटोकॉर्प पर नजर कीजिए। आप देखिए जो हार्ले डेविडसन कंपनी है उसके लिए एक डेडिकेटेड वेंचर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। 18 जनवरी से आप देखिए जो होलसेल डिस्पैच है वो भी कंपनी ने शुरू कर दिया था। और आखिर में बल्क डील्स जहाँ पे न्यूलैंड लेबोरेटरीज में एक बिकवाली होती हुई दिखी है। रोहिंटन स्क्रूवाला ने 86,000 शेयर्स बेचे हैं, जो कि करीब आधे % से ज़्यादा है। 1480 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह बिकवाली होती हुई दिखी है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही बल्क डील्स का एक्शन। आइए ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है ये जान लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। भारतीय एयरटेल यहाँ पर कंपनी के नतीजे आते हैं, नतीजे काफ़ी बढ़िया, लेकिन ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो केवल गोल्डमैन सैक्स ही ऐसे ब्रोकरेज हाउस हैं जिन्होंने लक्ष्य को बढ़ाया है। 645 से लक्ष्य को बढ़ाकर 675 कर दिया खरीदारी की राय देने। इसके अलावा अगर आप देखें तो CLSA काफ़ी लंबे समय से स्टॉक पर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। 730 रुपये पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 700 रुपये के लक्ष्य के लिए
मैक्वारी ने करीब 690 रुपए का लक्ष्य दिया, 608 रुपए जो है कल की क्लोजिंग है। और सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आगे जाकर ARPUs और मार्जिन में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर आय में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, लेकिन हालांकि ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आगे जाकर ग्रॉस मार्जिन पर हल्का सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य बढ़ा है, 2750 से बढ़ाकर 3050 कर दिया। JP Morgan 3030 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। HSBC होल्ड की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 2600 से बढ़ाकर 2700 कर दिया है। 2650 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। हिंडाल्को यहां पर भी नजर रखेगा। नोवालिस के नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहा है, ब्रोकरेज हाउस का मानना है। और अक्रॉस सेगमेंट्स आपको बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। CLSA जो है ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 300 से बढ़ाकर 310 रुपए कर दिया है। JP Morgan ने 305 रुपए का लक्ष्य दिया ओवरवेट की रेटिंग के साथ। लक्ष्य 300 से बढ़ाकर 310 रुपए कर दिया है। JP Morgan ने 305 रुपए का लक्ष्य दिया ओवरवेट की रेटिंग के साथ। रामको सीमेंट्स यहां पर ब्रोकरेज हाउस की थोड़ी मिली-जुली रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 825 से बढ़ाकर 862 कर दिया, 860 ही कल की क्लोजिंग है। एक मान रहे कि इस बार जो है अनुमान से कमजोर रहे प्रदर्शन, लेकिन आगे जाकर बढ़िया रिकवरी देखने को मिल सकती है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1000 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। इसके अलावा पावर ग्रिड यहां पर CLSA की अच्छी रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 225 रुपए का दिया, 205 कल की क्लोजिंग है। मान रहे कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी शानदार है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है एस्ट्रल पॉली पर CLSA की रिपोर्ट है, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब ये बिक्वाली की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1190 से बढ़ाकर 1805 कर दिया है। हालांकि 1945 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि वैल्यूएशन इतने महंगे हैं, यानी अपसाइड के लिए अब ज्यादा जगह नहीं बची है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन होने वाला है। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, नतीजों का सीजन है, वक्त है वरिंदर बंसल से मुलाकात करने का। वरिंदर, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों से और सस्ते वैल्यूएशन वाले शेयर से। बताइए इस लिस्ट में कौन से रिजल्ट्स हैं? मॉर्निंग सर। अपोलो टायर्स क्लियरली मालूम था सबको कि नंबर्स अच्छे आएंगे, बट आई थिंक जो एबिटा बीट है, दिस इज मच हायर देन अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड। एबिटा इज 30% हायर देन व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग। तो 12% के मार्जिन के सामने सर 19% मार्जिन किया। बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं सर हम टायर स्पेस में इतना एक्शन हो रहा है। और ऑफ कोर्स एविडेंट है सर, जब वो जेके टायर्स के नंबर्स आए, अभी भी वो 1.2 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, तो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है अपोलो टायर्स। इंडियन होटल सर, मुझे ये नंबर्स अच्छे लगे। अगेन वाई एंड वाई तो अपने को पता है कि यहाँ पे नंबर्स वीक रहेंगे, बट जो रिकवरी हुआ लास्ट क्वार्टर से वो शानदार था। तो एक ही नंबर दूंगा सर आपको मैं, कि ये अच्छे टाइम में 30% मार्जिन करता था जब सब कुछ नॉर्मल था। अभी ये कंपनी वापस आ गया है, 20% मार्जिन पे वापस आ गया है। लास्ट 2 क्वार्टर में लॉस किया था बिकॉज ऑफ कोविड, बट जो पिकअप हो रहा है वो बहुत शानदार हो रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग अबाउट इंडियन होटल्स। इंफ्रा इज डूइंग वेरी वेल सर। PNC इंफ्रा 12 टाइम में ट्रेड करता है, पर अब नंबर्स देखिए सर, 300 करोड़ एबिटा के सामने 400 करोड़ एबिटा आया इस कंपनी का, 25% मार्जिन कमा रहा है। तो इंफ्रा इज वन स्पेस टू वॉच आउट फॉर। ऑफ कोर्स आप और सब लोग बजट के बाद इस सेगमेंट को बात ही कर रहे हो। हिंदुस्तान कॉपर सर, नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, बट आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी क्लियरली बिकॉज नेगेटिव ROCs है सर इस कंपनी की, और ये 6 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं समझ आता सर कि एक क्वार्टर अच्छा होगा, पर बहुत वोलेटाइल नंबर्स रहते हैं इस कंपनी के। ओके, तो ये हैं कुछ अच्छे नंबर्स आपके लिए, जहां वैल्यूएशंस भी आपके लिए हैं सस्ते, लेकिन अच्छे नतीजों के वाले शेयर, लेकिन जहां ऑलरेडी दाम महंगे हैं या फिर वैल्यूएशंस महंगे हैं, उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स? सर एक कंपनी ने जो बहुत अच्छे नंबर्स दिए और उस बेस पे नंबर्स दिए, वो है एस्ट्रल पॉली। इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अब नंबर्स देखिए सर, एबिटा 60% ऊपर था, प्रॉफिट 80% ऊपर था। 118 करोड़ के सामने 192 करोड़ 192 करोड़ का एबिटा किया, मार्जिन 21%, 21.5% पे आ गए हैं। तो नंबर्स बहुत शानदार थे सर। नाउ मैं ब्रोकरेजेस पढ़ रहा था सुबह, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है इस लेवल पे। और वैल्यूएशन तो क्या बोलूं सर मैं, 120 टाइम PE पे ट्रेड करता है, जो TTM PE पे करता है, तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव कंपनी है ऑन अ प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस। सो कुछ लोगों ने इसको डाउनग्रेड भी किया सर, सो लेट्स सी हाउ द स्टॉक बिहेव्स, वो अलग बात है। शीला फोम ने सर बहुत अच्छा किया, और एक कंसिस्टेंटली ये कंपनी है जो अच्छा ही कर रही है। अब नंबर्स किसी एंगल से देख लीजिए, सिंपल सी बात है, 100 करोड़ के सामने 150 करोड़ का एबिटा है इस कंपनी का, 17.5% के मार्जिन है, सत्ता स्टॉक नहीं है, 50 टाइम ट्रेलिंग PE पे ट्रेड करता है स्टॉक सर। सो ये है। सीक्वेंट के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर। अगेन लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ चीप स्टॉक इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट।
60 टाइम्स में ट्रेड करता है, बट नंबर्स आगे क्या होगा, मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी, EBITDA 33% ऊपर था, मार्जिन 18.5% आ गए हैं, वाई ऑन वाई क्वार्टर क्वार्टर दोनों इंप्रूव हुए। ये एक और दमदार कंपनी और बढ़िया रनअप स्टॉक में भी हुआ है। सीक्वेंट साइंटिफिक इसके नंबर्स बढ़िया, लेकिन कमजोर नतीजे वाली लिस्ट कौन सी है? सर VIP इंडस्ट्री सर, फॉर मी इट वाज अ मिस क्लियरली, बिकॉज अगेन अपने को मालूम था सर कि वाई एंड वाई नंबर्स खराब रहेंगे, बट क्वार्टर क्वार्टर जो बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटैलिटी, एविएशन या फिर ट्रेवल से जो भी रिलेटेड कंपनीज है, इसमें इतना बाउंस नहीं आया। जैसे मैंने आपको बोला सर कि इंडियन होटल्स 30% मार्जिन अच्छे टाइम में करता था, अभी 20% मार्जिन पे वापस आ गया है। सर ये अच्छे टाइम पे 15-16% मार्जिन करता था, अभी भी इस क्वार्टर में इसका 3% 3.5% मार्जिन आया है। सो इवन क्वार्टर क्वार्टर मुझे बहुत बड़ा कुछ दिखा नहीं कि इसमें बहुत कुछ बड़ा आया, लाइक 70 करोड़ के सामने 8 करोड़ का EBITDA आया है, तो नॉट दैट जंप व्हिच इज सीन क्वार्टर क्वार्टर VIP इंडस्ट्रीज। और एक क्विक हील टेक्नोलॉजी सर, a lot of people talk about कि किस तरीके से डिजिटाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स में ये इसको बेनिफिट होगा, बट नंबर्स में तो कुछ दिख नहीं रहा सर मुझे। EBITDA 16 करोड़ था वर्सेस 23 करोड़ वाई एंड वाई, इवन क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो 40 करोड़ से 16 करोड़ हुआ है। 46% मार्जिन करते थे लास्ट क्वार्टर सर, जो अभी गिर के आधे हो गए हैं, 23% हो गया है। सो नॉट ग्रेट नंबर्स फ्रॉम क्विक टेक्नोलॉजीज। तो ये है आपके थोड़े कमजोर नतीजे, क्विक हिल टेक्नोलॉजी और VIP इंडस्ट्रीज, जहां पर नतीजे आए हैं कमजोर। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारे रिजल्ट्स को विस्तार से बताने के लिए और साथ ही वैल्यूएशंस के साथ कंपेयर करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ हमारे पूरे एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। वागले साहब हैं हमारे साथ, कुणाल जी, राकेश जी, सेठी साहब और साथ ही किरण जी, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत भारतीय एयरटेल के नतीजों के साथ ही करना चाहता हूं। सेठी साहब, दें अपनी राय। उम्मीद के मुताबिक नतीजे रहे, स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नतीजे उम्मीद के बराबर भी, उम्मीद के मुताबिक भी है और कोई कोई फ्रंट पे थोड़ा मार्केट्स को बीट भी किया है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और आज जो बाकी भी FIIs के भी जो टारगेट्स आए हैं थोड़े बढ़ा के आए हैं। मुझे लगता है स्टॉक आज पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो वैसे पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी हो गई है, तो लिमिटेड अपसाइड एक्सपेक्ट करता हूं, बट स्टॉक शुड बी इन पॉजिटिव टेरिटरी टुडे। स्टॉक मजबूत रहना चाहिए, नतीजे अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई उनमें टारगेट्स जस के तस हैं, न बदले हैं, कोई न तो घटाए हैं न बढ़ाएं, वैसे के वैसे ही रखे हैं, वो हैं टारगेट्स आपके लिए। अपोलो टायर्स, वागले साहब जरा इसके चार्ट्स देखकर बताइए। दमदार रिजल्ट्स हैं, उम्मीद से काफी बेहतर, क्या और जगह बची है ऊपर जाने की इसमें? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। 3 दिन से ऊपर गया है लेकिन मुझे इसमें वीकनेस नहीं दिखाई देता है अनिल जी, तो ऊपर जाने की जगह बिल्कुल है। अगर आप आज की बात करेंगे तो मैं 237 239 का टारगेट, जो यहाँ से 4-5% ट्रेडिंग मूव हो सकता है, लेकिन इसका वीकली मंथली पैटर्न बहुत ही अच्छा है। मेरा मानना है ये 350 तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये 3 से 6 महीने 6 से 8 महीने का पोजिशनल व्यू लेना पड़ेगा और 190 के नीचे जाता है तो ये स्टॉक वीक होगा। ओके, ये आपके लिए राय। हिंडाल को जरा देखिए एक बार किरण जी, और इस पर अपनी राय दीजिए। नोवेलिस के जो नतीजे आए हैं वो बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। 20% रेवेन्यू बढ़ा है उनका, मुनाफा 65% बढ़कर आया है। हर एक लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नतीजे काफ़ी दमदार नजर आ रहे हैं। हिंडाल को उसका बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। जरा इसके चार्ट देखिए सर। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। हिंडाल्को का चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है। 225-230 पे एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन किया है, उधर से ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक बढ़ता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि नेक्स्ट 270-275 जो पिछला स्विंग टॉप था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, पर मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है वो क्रॉस करने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। 275 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइम हाईज के वो डबल टॉप पैटर्न है, तो ये अगर निकल जाते हैं तो एक नई टेरिटरी में ये स्टॉक चलता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि इधर आपका रुझान बुलिश ही रहना चाहिए। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस 247 का रहेगा। इसका यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करें। हीरो मोटोकॉर्प, बंसल जी जरा इस पर राय दीजिए। एक तो ये कि आज नतीजे आने वाले हैं, दूसरा हार्ले डेविसन के साथ जो इन्होंने करार किया उसको लेकर भी एक अच्छी खबर ये आई कि एक तो ये कि इन्होंने होलसेल डिस्पैच अपना शुरू कर दिया है 18 जनवरी से, और इसके साथ कारोबार के लिए एक अलग वर्टिकल, अलग सेगमेंट की स्थापना कंपनी करने जा रही है, और आज आने वाले नतीजे भी। इन सबको देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड बनता है? बिल्कुल अनिल जी, हीरो मोटोकॉर्प को यहाँ पे खरीदना चाहिए। टेक्निकली पैटर्न काफी अच्छा है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहा है और अल्टीमेटली ये स्टॉक 3700 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है।
तो नतीजों से पहले यहाँ पर खरीदारी की राय है 3350 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने चाहिए और शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर 3450 का बैठता है और इवेंचुअल टारगेट 3700 का है। ओके, तो 3700 के इवेंचुअल टारगेट के लिए रखें नजर। ये है आपके लिए राय हीरो मोटोकॉर्प पर। आज ऑफ कोर्स नतीजों के दम पर एक्शन में रहेगा। पीवीआर पिछले कुछ दिनों से एक्शन में रहा है, आज नतीजों के दम पर हम आइनॉक्स लीजर को भी एक्शन में देखेंगे। सुमित जी, एज एक्सपेक्टेड काफी खराब नतीजे हैं, 97% आय गिरी है, कंपनी मुनाफे से घाटे में भी आ गई है, पर जो पिछले कुछ दिनों का रिवाइवल है थिएटर स्टॉक्स में, उस हिसाब से देखें तो आइनॉक्स की चार्ट क्या बता रही है? गुड मॉर्निंग दीपांशु देखिए, आइनॉक्स के अंदर 336 के आसपास का भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड का देखने को मिला है। तो स्टॉक का चार्ट्स देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर डिप्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक यहां से नीचे में जो सपोर्ट दिखा रहा है चार्ट्स के ऊपर, और वो 15 से 20 रुपया नीचे का है, 310 315 के आसपास का, और ऊपर में 340 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो वो लेवल जैसे ही ब्रेक होगा तो 350 से 360 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में खरीदारी करना चाहिए। ओके, डिप्स में करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए आइनॉक्स लीजर पर। राजेश पालिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। अदानी ग्रीन एनर्जी, इसके चार्ट्स देखिए और बताइए इस पर क्या व्यू बनता है। एक बाजार बंद होने के बाद कल भी नतीजे आए, इसके भी दमदार नतीजे दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 128 करोड़ का नुकसान था, 41 करोड़ का मुनाफा आया है। मार्जिन्स बढ़े 70 से 81% और आय में भी 48% का उछाल है। क्या और दौड़ लगाएगा स्टॉक? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक का सेटअप जिस तरीके से है, पिछले 2-3 दिन से एक रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिला, और स्टॉक में जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर सेटअप देखें तो वो तो बुलिश टेरिटरी में ही है। हमें लगता है कि यहाँ से स्टॉक का जो एक इमीडिएट हर्डल है वो है करीब 1065 के आसपास। 1065 का लेवल जैसे ही ये स्टॉक में क्रॉस होगा तो फिर स्टॉक में एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा, जो कि इसको लेके जाएगा 1115 से 1120 की ट्रेजेक्टरी में। तो बिल्कुल बाय करना चाहिए स्टॉक में। थोड़ा सा लोअर साइड का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए, करीब 1000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट जो लगता है पहला वो 1065, उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो फिर 1115 1120 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। ओके, 1115 1120 तक के टारगेट के लिए करें अदानी ग्रीन में खरीदारी। एसबीआई आज नतीजे पेश करेगा। सेठी साहब, नतीजों से पहले क्या कोई खरीदारी की राय है एसबीआई में? देखिए अनिल जी, बहुत ही तेजी के ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। बजट वाले दिन से भी देखेंगे तो करीबन 15 से 20% के करीब के 15-17% के इसमें ऑलरेडी तेजी हो चुकी है। हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे मैं बुलिश हूँ। मैंने समय समय पे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक सभी को रिकमेंड करा है। बट इस बढ़त के बाद मुझे लगता है आज अब रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। हालांकि मैं ये मान रहा हूँ कि रिजल्ट जो है, जैसे हमने बाकी पीएसयू बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह के रिजल्ट देखे, उसी तर्ज पे बाजार को बीट करने वाले रिजल्ट होने चाहिए। तो उस लिहाज से बुलिश हूँ। बट चूंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो थोड़ा वेट किया जा सकता है फ्रेश खरीदारी के लिए। बाकी जिन्होंने लिया हुआ वो बने रहना चाहिए। ओके, खरीदा हुआ है तो खरीद बने रहें, फिलहाल हड़बड़ी न करें। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए। आपके रिकमेंडेशन में रहा है ये स्टॉक और इसके रिजल्ट दमदार दिख रहे हैं। 5% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 83%, 83% बढ़कर आया है, और मार्जिन 8% के हो गए, सीधा 14%, और मुनाफा हो गया दुगुना। त्रिवेणी इंजीनियरिंग बताइए सर। अनिल जी, स्टॉक के अंदर पिछले कई दिनों से हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक जल्दी यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक ने ट्रेंड तेजी का पकड़ा हुआ है। तेजी का ट्रेंड पकड़ने के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा जैसे ही ऊपर में 78 से 80 का रेंज ब्रेक करेगा। तो ये रेंज ब्रेक होते ही स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बढ़ेगा, और फिर आने वाले समय में 88 से 90 रुपए तक के लेवल त्रिवेणी में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से 67 के स्टॉप लॉस से खरीदारी बनती है, और ऊपर में 78 से 80 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये आपके लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर आए। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके चार्ट्स देखिए। नतीजे थोड़े खराब दिख रहे हैं। मुनाफे से घाटे में आया है, 90 करोड़ का मुनाफा था, 278 करोड़ का घाटा आया है। हालांकि एसेट क्वालिटी स्थिर है, दिक्कत नहीं, लेकिन मुनाफे से घाटे में आया है बैंक। यहां पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं?
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, ऊपर के लेवल से कल भी हमने इसमें एक सेल ऑफ देखा था, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, फिर नीचे आकर के बंद हुआ। मुझे लगता है आज भी कमजोरी देखने को मिलेगी। इस स्टॉक के लिए अब 37 रुपए के आसपास एक बड़ा हर्डल है, जो कि अगर पार नहीं हुआ तो स्टॉक में आपको 35 साढ़े 35 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में अनिल जी, करेक्शन जो कल शुरू हुआ है वो एक्सटेंड करेगा और 35 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा, तो और गिरावट की पूरी संभावना दिखती है। ओके, गिरावट की संभावना है और यहाँ पर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा कल अपने नतीजे पेश करेगा। नतीजों से पहले क्या कोई मौका खरीदारी का है? किरण जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए M&M के चार्ट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, इधर भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सारे ऑटो काउंटर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि 835 837 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और उसके बाद कल का जो हाई था लगभग 854-55 का, वो एक सेकंड रेजिस्टेंस है। ये टेस्ट करते नजर आ जाएंगे आज के सत्र में। आपका स्टॉप लॉस 810 पे रहना चाहिए पोजिशनली, पर मेरा मानना है कि आपका छोटा नजरिया नहीं चाहिए, 1 से 2 हफ्ते का रहना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको 900 के आसपास के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं इधर। सेठी साहब, PI इंडस्ट्रीज इसके ऊपर अपनी राय दीजिए। नतीजे तो दमदार आए थे और HSBC की तरफ से रिपोर्ट्स भी आई, उन्होंने टारगेट बढ़ाकर 2600 रुपए कर दिया है। 2250 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या अब भी मौका है खरीदारी करने का? क्या करना चाहिए? बिल्कुल दमदार तेजी हुई है इस स्टॉक में और एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। एग्री फोकस स्टॉक है। कल भी एक शानदार तेजी इस स्टॉक में हुई है। अनिल जी, मेरा मानना है देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से तो बहुत सस्ता नहीं है ये स्टॉक, बट इसमें खरीदारी करने के लिए गिरावट का इंतजार करना चाहिए। ऑन अ पर्टिकुलर डे जब मार्केट्स में थोड़ी गिरावट रहती है, कमजोर बाजार होते हैं, उस समय इसमें जो मीडियम से लंबी अवधि के निवेशक को खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग करने की सोचे इस स्टॉक को। बिल्कुल, और आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। मैं PI इंडस्ट्रीज हमने 2000 रुपए के लेवल पर बताया था 2 दिन पहले ही कि 2000 के आसपास की ये स्टॉक है जो कमाल दिखा सकता है। और आप देख सकते हैं आमतौर पर नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में सारे स्टॉक्स आपको जो बताएं वो ऐसा ही प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। स्टॉक्स हो सकता है कभी नतीजे के पहले भाग जाएं, कभी बाद में भागे, वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन रिजल्ट्स जो आपको बता रहे हैं कि जहां दमदार परफॉर्मेंस आएगी वैसी ही आती हुई दिख भी रही है। ये एक और स्टॉक है जहां पर भरपूर एक्शन है। वी गार्ड भी सर अच्छे नतीजे आए। वी गार्ड भी शानदार होती है। वी गार्ड भी हमारा स्टॉक कवर किया हुआ था। आज कंजा नेरला के मैनेजमेंट आ रहे हैं, वहां पर भी हमने बताया था। और बजट के दिन थोड़ा खो गया ये मार्केट में, पर 7% का उछाल आया था। बजट के टाइम में नतीजे आए थे, 11:30-12 बजे नतीजे आए थे, तो उस समय थोड़ा खो गया था, बट शेयर में 7% का उछाल आया था। बहुत ही बढ़िया। और NTPC एक और स्टॉक है। सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए। NTPC में आज रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट से पहले शायद कल आपने खरीदारी की राय दी थी जहां तक मुझे याद है, एक बार जरा बताएं सर। बिल्कुल सही कहा अनिल जी आपने। स्टॉक चार्ट्स के ऊपर मजबूती दिखा रहा है। NTPC 200 DMA लेवल ब्रेक करके ऊपर आया है। स्टॉक के अंदर लास्ट 3 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। तो जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तेजी बननी चाहिए और ऊपर में 100 रुपए 104 रुपए तक का मूव NTPC के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें और स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए राय NTPC पर। आज आने वाले हैं नतीजे और नतीजों के लिहाज से आज कॉनकोर ये एक और स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। बंसल जी जरा कॉनकोर के चार्ट्स देखिए। मुझे याद है शायद कल ही आपने रिकमेंड किया था इस स्टॉक को। जी हाँ, 473 के आसपास। और कॉनकोर के आज रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट से पहले की क्या ट्रेडिंग पोजीशन होगी? देखिए अनिल जी, टेक्निकल रुझान बढ़िया है। इसको इनफैक्ट हमने कल भी रिकमेंड किया था और उससे पहले भी स्टॉक को रिकमेंड किया था और टेक्निकली स्टॉक का रुझान काफी पॉजिटिव है और अब नजर रखनी चाहिए यहाँ पर 467 के स्तरों पर। कल भी ऊपर गया था बट थोड़ा नीचे क्लोजिंग हुई है। अगर 467 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग इसके अंदर आएगी तब एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 467 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद, और तब ये स्टॉक ऊपर में 500 रुपए के लेवल्स भी क्रैक करेगा। तो 467 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए नतीजों से पहले। ओके, 467 ये है वो लेवल जिसके ऊपर निकलने के बाद हो जाएगा मजबूत कॉनकोर का स्टॉक। शनिवार नतीजे आएंगे डिवीज लैब के। आपका फेवरेट स्टॉक सेठी साहब पिछले बजट पर भी और इस बजट पर भी। कल आखिरी मिनटों में कुछ बढ़िया एक्शन दिखा भी, दिन भर ही मजबूत था। वैसे तो सारे फार्मा शेयरों में फिर से क्रांति लौट रही है। बताएं डिवीज लैब क्या 3700 के आसपास खरीदना चाहिए नतीजों से पहले? हाँ बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है अभी भी इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इस स्टॉक को बजट वाले दिन मैंने और विश्वेश ने रेकमेंड करा था। 3465 3470 के लेवल्स थे उस दिन। अब आज ये 3700 के लेवल्स पे है, बट मुझे लगता है अभी भी
इसके रिजल्ट्स आएंगे शनिवार को। मुझे लगता है इन द रन अप टू द रिजल्ट यहाँ से 100-150 रुपये और बढ़ सकता है। आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन दिस स्टॉक इवन एट द करंट लेवल्स। एस्ट्रल पोली, जरा राजेश जी इसके चार्ट्स देखिए, बताइए। ये भी नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे का स्टॉक और बहुत ही मजबूत नतीजे आए हैं। 35% आय बढ़ी है, 62% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन्स 21% से ज़्यादा है, जबकि अंदाजा हमारा 19% था, लेकिन 21% आए और मुनाफा भी 82% बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी ने हर 3 शेयर पर 1 शेयर का बोनस भी दिया है, तो बोनस आ गया है और नतीजे भी दमदार। वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है, लेकिन स्टॉक हमेशा से पहले भी महंगा था, अभी भी महंगा है और उम्मीद करें महंगा ही रहेगा। बताइए सर क्या करना है? तो बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक का सेटअप भी अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम बुलिश टेरिटरी में, और जिस तरीके से इसका स्टॉक का सेटअप है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यूसली वीकली मंथली सभी सेटअप पे इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो बिल्कुल स्टॉक में तो स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जिस तरीके से इसका सेटअप है मुझे लगता है ये स्टॉक तो बिल्कुल महंगा ही रहेगा और इसको महंगे भाव पे ही खरीदना पड़ेगा। इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक में बने रहे, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है, कोई भी डिप मिलती तो इसको ऐड करते रहे। मुझे लगता है कि इसके जो आगे आने वाले टाइम में हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे करीब 2250 से 2300 तक के भी इसमें टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। अभी भी कोई भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर ये डिप में मिलता भी है तो इसको ऐड करें, 1850 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, पोजिशनल बेसिस पे टारगेट 2200 और 2300 तक के आते हुए दिखना चाहिए। ओके, ये आपके लिए राय। सेठी साहब, थर्मेक्स या फिर किसी कैपिटल गुड्स कंपनी में जहां आपका इंटरेस्ट हो वो बताएं। रेवेन्यू इसका आया है बिल्कुल फ्लैट 1410 करोड़, कोई बदलाव नहीं, लेकिन कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया, यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की जबरदस्त है। 30% मुनाफा बढ़ा है, 2.5% मार्जिन बढ़े हैं, मुनाफा फ्लैट रहा है 83 करोड़ के आसपास, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होती दिख रही है। थर्मेक्स या कोई और स्टॉक पसंद है आपको इसी सेक्टर में? बिल्कुल अनिल जी, थर्मेक्स के भी नतीजे अच्छे हैं, बट अगर विद इन द स्पेस, खास करके जो बजट के बाद जो बजट में केपेक्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो अनाउंसमेंट्स किए गए या जो फोकस है, उनके बाद मुझे लगता है ये पूरा स्पेस ही अच्छा करना चाहिए। और वहां से मैंने बजट के पहले कमिंस में खरीदारी करने की सलाह दी थी, कमिंस ने बहुत अच्छा किया और वो स्टॉक मुझे अभी भी पसंद है। उसके अलावा मुझे लगता है सीमेंस ऑल्सो कुड बी स्टॉक टू वॉच आउट फॉर, और बाकी जो दिग्गज एल&टी है वो भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है इन तीनों चारों स्टॉक्स में बिल्कुल कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। 10:40 पर आज थर्मेक्स का मैनेजमेंट होगा हमारे साथ। एमडी और सीईओ आशीष भंडारी साहब जुड़ेंगे और उनसे इन नतीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। पूछेंगे कि आय और मुनाफे में कोई बदलाव नहीं, लेकिन मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफा इतना जबरदस्त है, तो ऐसा क्यों और आगे के लिए राह कैसी रहेगी वो देखना जरूरी होगा। लेकिन इस बीच आगे की राह एसजीएक्स निफ्टी के लिए मुश्किल होती दिख रही है। 30 पॉइंट ऊपर से 30 पॉइंट नीचे स्विंग्स आ रही हैं, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी जो आप एक्सपायरी के दिन उम्मीद करते हैं अपने ट्रेडिंग सेशन से, वैसे आपको एसजीएक्स निफ्टी में दिख रही है और वजह कोई खास है नहीं। डाउ फ्यूचर्स अभी भी फ्लैट है, कोई खास बदलाव नहीं। जरा एक बार एशिया देख लेंगे। हांगकांग में हुआ है सर, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट फिसला है हांगकांग का बाजार, 1% नीचे है। वैसे आमतौर पर तो हम हांगकांग पर रिएक्शन आजकल देते नहीं है, लेकिन सभी लाल निशान में, चीन, जापान, हांगकांग, तीनों बाजार लाल निशान में। आपको तीनों एशिया के जो बड़े बाजार हैं तीनों ही लाल निशान में, शायद उसकी वजह से एसजीएक्स निफ्टी अपना मुंह फुलाकर बैठा है, तो थोड़ा सा कमजोरी का माहौल एसजीएक्स निफ्टी में बनता है।